Hello guys, today we'll start with our next part of acid, base and salt. हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैं एनसीईआरटी चैप्टर में से पूरे क्वेश्चंस लूंगी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी और खुद से बनाए हुए भी क्वेश्चंस. So here's our first question. Which gas is usually liberated when acid react with metal? Acid को metal के साथ react करते हैं तो कौन सी गैस liberate होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. Illustrate with an example. How would you test for the presence of this gas? Okay? तो आपको एग्जाम्पल के साथ ये क्वेश्चन करना है और साथ में ये भी बताना है कि इस गैस की टेस्टिंग कैसे होती है. So here's answer. Hydrogen gas is liberated when an acid react with a metal. जर्नल रिएक्शन है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और रिलीज हो रही है हीट. हमने एग्जाम्पल के साथ देखा जिंक इज अ मेटल, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो सॉल्ट बनेगा. अब सॉल्ट किसके साथ बनेगा? देखो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, जिंक और सल्फेट आपस में सॉल्ट बना लेंगे. अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड से जिंक सल्फेट का फॉर्मूला देखें, सल्फेट का फॉर्मूला SO4. सो जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट में भी वैलेंसी 2 ही आती है. 2 आपस में कट जाएंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1 बन जाएगा और हमारे पास जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 आ जाएगा. ओके, अब हम इसकी मतलब हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करेंगे. हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है. When passed through soap solution, it get trapped into bubbles. Bring a burning candle near the soap bubble filled with the gas. The soap bubble burst and hydrogen gas burn with a pop sound. So इसकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है कि हम लोग सोप सॉल्यूशन लेते हैं. सोप सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो इनके जो सोप सॉल्यूशन के बबल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो जाती है और जब कोई भी बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास हम लेके जाते हैं तो वो बर्स्ट होते हैं. मतलब स्मॉल एक्सप्लोजन होता है और वो उसी एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं कि पॉप साउंड. ओके, सो ये कुछ मतलब पिक्चर अगर आप देखोगे, ये सोप सॉल्यूशन है, बबल्स हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस को ऑलरेडी मैंने पास कराया हुआ है इसमें. अब क्या करेंगे कि हम किसी भी बर्निंग कैंडल को या फिर बर्निंग मैच स्टिक को सोप सॉल्यूशन के पास लेके गए हैं. अब ये जो है मतलब कोई भी बबल आएगा इसके कांटेक्ट में और बर्स्ट होगा विद अ पॉप साउंड. Our next question is, metal compound A react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, कोई भी मेटल का कंपाउंड है, ओके, मेटल अकेला नहीं है, मेटल का कंपाउंड है, वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ. तो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? एफरवेंसेस. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल. ओके, और जो गैस इवॉल्व होगी वो कहाँ पे यूज होगी? बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करने के लिए. Write the balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is a calcium chloride. Okay, तो अब हमें पता चल गया कि जो कंपाउंड एक एज अ रिजल्ट फॉर्म हो रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड से एक बात तो पता चल गई हमें कि मेटल कौन सा है, मेटल इज कैल्शियम. अब इन्होंने गैस की बात भी करी हुई है. फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी कौन सी गैस यूज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें गैस का भी पता चल गया. गैस क्या है, मतलब यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. अब हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है. सो हमें हिंट मिल चुके हैं. ठीक है, here's our answer. As the end product is calcium chloride and the gas formed is carbon dioxide, the metal compound A must be calcium carbonate. अब हमें पता चल गया कि मेटल कंपाउंड क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा. When कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. किसके साथ? एफरवेंसेस के साथ.
and carbon dioxide used as fire extinguisher. Hence it extinguish a burning candle. So ये information मैं already आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि देखो अब देखो कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड है. सो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही हो सकता है. ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ही सॉल्ट बनेगा, Ca और Cl का, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. तो अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और साथ में वाटर फॉर्म होता है. Our next question is, what do all acid and all bases have common? तो हमसे पूछा गया है कि जितने भी एसिड्स होते हैं या जितने भी बेसिस हैं, हमने चैप्टर में पढ़े होंगे, सो उसमें कॉमन क्या होता है? His answer, all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids. These hydrogen ions are responsible for the acidic properties. अब हम जितने भी एसिड्स देखते हैं, HCl देखें या फिर H2SO4 देखें, तो इसमें H हाइड्रोजन हमें कॉमन दिख रहा है. तो क्या पता लग गया कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कॉमन होते हैं. देखो यहाँ पे H कॉमन है, यहाँ पे भी H कॉमन है, H2SO4 में भी H, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है वो कॉमन होता है सारे एसिड्स में. और इसके साथ एक ये भी है कि हमने पढ़ा है कि जब भी एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी? जब वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. अगर हम देखें कि बेसिस की बात कर रहे हैं, ऑल बेसिस हैव OH आयंस. OH नेगेटिव आयन होते हैं कॉमन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज. अब जैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है. ये बोला जाता है कि जैसे एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें तो जितने हाइड्रोजन आयंस, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतनी ही ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है. वैसे ही बेसिक प्रॉपर्टी में कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है और वो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देता है उतना ही कंपाउंड बेसिक होता है. ये एग्जाम्पल आ गया, देखो NaOH OH आ गया, KOH में भी OH, CaOH ट्वाइस में भी OH प्रेजेंट है. सो सारे बेसिस में क्या कॉमन हुआ? OH नेगेटिव आयन. ये देखो अब HCl को अगर हम वाटर के साथ, यहाँ पे ये क्या है? ये वाटर है, मतलब H2O के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं. सो इसमें क्या है? ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी कि यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव इज अ हाइड्रोनियम आयन क्यों लिखा हुआ है. वैसे ये है कि जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H पॉजिटिव आयन देगा. ठीक है, अब H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रह सकता है, वाटर के साथ ये रिएक्ट होके कंबाइन होके कौन सा आयन बना देता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है. ठीक है, तो एसिड्स के साथ जब भी वाटर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में क्लोराइड आयंस में ये डिसोशिएट हो जाएगा. जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और उतना ही एसिडिक होगा कोई भी कंपाउंड. बेस में भी ये है, बेस को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमने NaOH का एग्जाम्पल लिया है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये डिसोशिएट हो जाएगा. इसमें KOH का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, CaOH ट्वाइस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन. कि जब भी एसिड और बेस को हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? ये जैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया आपको कि एसिड को, चलो एसिड की बात करते हैं,
एसिड डिसोशिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या होगा, सबसे पहले डिसोशिएट हो जाएगा उसके आयंस में। अब आयंस क्या होते हैं, केटाइंस और एनाइन को ही हम आयंस बोलते हैं, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। केटाइन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, और एनाइन क्या होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आती है, HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और साथ में क्लोराइड आयन। क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, HCl डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। बट ये डिसोशिएट तभी होता है जब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये दोनों आपस में मिलके एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, the separation of H positive ions from HCl molecules can not occur in the absence of water। ये मैंने बताया कि वाटर के बिना ये सेपरेशन नहीं हो पाएगी, मतलब डिसोसिएशन नहीं हो पाएगी। Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ion must always be shown as H3O positive। ये बात आपको याद रखनी है कि H पॉजिटिव आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट होके एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, या फिर H3O पॉजिटिव इसका फॉर्मूला होता है। बेसिस डिसोशिएट इनटू आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एसिड डिसोशिएट हुए वैसे बेसिस भी डिसोशिएट होते हैं। अब ये बेस का एग्जांपल ले लिए, KOH डिसोशिएट होगा वाटर में, तो क्या बनाएगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी डिसोशिएट होगा और Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। सो आपको याद रखना है, एसिड वाटर में H पॉजिटिव देते हैं जो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और बेसिस वाटर में डिसोशिएट होते हैं जो अपने आयंस में डिसोशिएट होते हैं, जैसे KOH K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। Our next question is, why do HCl, HNO3 etc. show the acidic properties in the aqueous solution while the solution of the compound like alcohol and glucose do not shows acidic characters। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि HCl और HNO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, बट जब ग्लूकोज और एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। अब इसका ये क्यों होता है, अब आपको पता है कि एसिडिक करेक्टर किसकी वजह से आता है, जब वाटर में वो डिसॉल्व हो और H पॉजिटिव आयंस उन्हें मिले। जब H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे उसी की वजह से ही कोई भी कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। सो आंसर इज, solution like HCl, HNO3 get ionized in the aqueous solution, and due to the presence of H positive ions they show acidic character। So मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयनाइज हो जाए। आयनाइज हो जाए मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाए, तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। While solution of the compounds like alcohol and glucose cannot dissociate in water, thus do not form any such ions, so they do not show acidic properties। अब एल्कोहल और ग्लूकोज जब वाटर में इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये लोग H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, ये H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। अगर H पॉजिटिव आयन ही नहीं देंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियस सी बात है वो शो नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जैसे HCl है, HNO3 आ गया, इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो HCl क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, और H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन देगा और साथ में क्लोराइड आयन देगा। बट अब ग्लूकोज और एल्कोहल की बात करें
तो ये क्या करते हैं, ये बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के साथ, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहे हैं, ये वाटर के साथ बॉन्डिंग बना ले रहे हैं, तो इसकी वजह से अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे। Our next question is, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Okay. अब यहाँ पे एसिड नहीं हो सकता है, आपसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एसिड या फिर बेस, मतलब एक्वस सॉल्यूशन एसिड के भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये इसमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करता है, जब वो आयंस में डिसोशिएट हो जाए। आयंस की मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, चार्जेस की वजह से या फिर चार्ज्ड आयंस की वजह से, ठीक है। सो आंसर इज एसिड डिसोशिएट इनटू आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन and ions or charged particle are responsible for the conduction of electricity। तो मैंने बताया आपको कि आयंस की वजह से ही या फिर चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब एसिड और बेसिस एक्वस सॉल्यूशंस में आयंस फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करेंगे तो मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। आयंस मिल गए हमारे पास। अब इस पिक्चर में देखो, ये जो है आपके पास ग्लूकोज और इथेनॉल है। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि ग्लूकोज और इथेनॉल्स आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब इनको हमने वाटर में डाला है, देखो तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले HCl का या फिर HNO3 का या फिर H2SO4 का, तो ये क्या वाटर में डिसॉल्व होते ही डिसोशिएट हो जाएंगे H3O पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब क्योंकि बैटरीज में आपको पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो जो पॉजिटिव मीन्स कैटायन जो है, अब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो ये जो कैटायंस हैं ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जाएंगे और एनाइंस जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि जो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा वही इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Our next question is, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? अब लिटमस पेपर की बात हुई तो लिटमस पेपर में क्या होता है, एसिड जनरली क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको याद हो गया होगा। अब जैसे कि हमने बोला था कि HCl है, HCl इज अ एसिड, तो नॉर्मली एसिड को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करना चाहिए, बट एसिडिक्स किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से। और H पॉजिटिव आयन कभी भी कोई एसिड कब देता है, जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है। अब आप अकेले H पॉजिटिव आयन को मत लेना, यहाँ पे जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमेशा H पॉजिटिव आयन के बाद हाइड्रोनियम आयन ही बनाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। ड्राई HCl गैस does not give H positive ion, okay? So dry HCl जो है वो H positive ion नहीं देता है। Only in the aqueous solutions gives hydrogen ions, and due to H positive color of litmus paper changes। सबसे पहले तो मैं जरा इस इंक को क्लियर कर लेती हूँ।
मैंने आपको क्या बताया था कि लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा, जब H पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ट्राई HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन ही नहीं देती है। कोई भी एसिड H पॉजिटिव आयन तभी देता है जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, बट यहाँ पे तो ड्राई की बात कर रहे हैं हम, तो मीन्स H पॉजिटिव आयन तो आया ही नहीं, और जब H पॉजिटिव आयन ही नहीं आया तो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा यहाँ पे। और लिटमस पेपर जो है वो भी ड्राई ही है, तो दैट्स वाई कलर चेंज नहीं होगा। किसकी वजह से? ड्राई HCl गैस की वजह से, और ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to the acid? Okay, so ये लैब्स में बताया जाता है जनरली कि जब भी हमने डाइल्यूशन करनी है। अब डाइल्यूशन क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाइल्यूशन क्या होती है। डाइल्यूशन की, जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है, HCl को वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं। डाइल्यूशन मीन्स वाटर के साथ डिसॉल्व करना, तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एक होता है कंसंट्रेटेड सब्सटेंस और डाइल्यूटेड सब्सटेंस। पहले HCl अकेला था, उसमें वाटर हमने डाला नहीं था। जैसे जैसे वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, HCl के सॉल्यूशन को। पर जैसे जैसे हम वाटर डिसॉल्व करते गए तो उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है कि अब हमें डाइल्यूशन करनी कैसे है, कि एसिड को वाटर में डालना है या वाटर को एसिड में डालना होता है। सो हिज आंसर, while diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to be acid, because if water is added to concentrated acid, then a large amount of heat is evolved, and due to this heat small explosion will be there, और जो एसिड होगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा आपके हैंड्स के ऊपर या फिर आपके क्लोथ्स के ऊपर, और जिसकी वजह से आपको एसिड बर्न हो सकता है। सो आप पिक्चर्स के थ्रू इसको अच्छे से समझोगे कि हमने क्या बोला। एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते। जब एसिड को वाटर में डालेंगे तो रिएक्शन होती है, एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट रिलीज ही होगी इसमें, बट जब इसकी हम कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हैं तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ही रिलीज होती है, इसीलिए हमें एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए। अगर दूसरा केस देखें कि यहाँ पे हमारे पास बीकर है जिसमें वाटर है, अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो यहाँ पे एसिड तो बहुत सारा है, हम कॉन्टिन्यूटी एकदम तो वाटर को डालेंगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी, और बहुत सारी हीट की वजह से एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्न होता है। ये एक्सप्लोजन थोड़ा होता है बट इतना होता है कि आपके हाथों को या फिर आपके फेस के ऊपर बर्न हो जाए, ठीक है। Our next question is, how is the concentration of hydronium affected when a solution of an acid is diluted? अब concentration of hydronium ion को मतलब के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं। पहले एसिड था हमारे पास अकेला, अब एसिड में हम क्या डालने लग पड़े, वाटर। तो अब एसिड में वाटर डिसॉल्व होने लग पड़ा, तो जो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आंसर इज, when a given amount of an acid is added to water, there is a fixed number of hydronium ions present per volume of a solution. On dilution, the number of hydronium ions per volume decreases and concentration also decreases. क्या बोल रहा है कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे
फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। सॉरी। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन होगी वैसे वैसे ये नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, डिक्रीज होते जाएंगे और कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। सो कुछ वॉल्यूम ले लिया हमने, इतने वॉल्यूम में, देखो मान लो इतने वॉल्यूम में यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 3 हाइड्रोनियम आयन है। बट जब डाइल्यूशन हुई तो अब इतने सेम वॉल्यूम पे सिर्फ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन देखो डिक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही आयन है, यहाँ पे 3 आयन है। तो डाइल्यूशन, जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। Our next question is, how is the concentration of hydroxide ion affected when excess of base dissolve in the solution of sodium hydroxide? पहले क्या पूछा हुआ था, पहले आपसे पूछा हुआ था कि H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बतानी है। इसमें क्या ऐड किया हुआ था, वाटर ऐड किया हुआ था। किसी भी एसिड में वाटर ऐड करने पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। अब क्वेश्चन आपसे देखो पूछा गया है कि OH आयन की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा जब इसमें हम वाटर नहीं ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ बेस, मतलब इसमें हम और बेस डाल रहे हैं। अब और बेस डालेंगे तो क्या है, और OH नेगेटिव, मतलब ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस आएंगे तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीजेस, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आंसर इज द कंसंट्रेशन ऑफ, मैं पेन को इरेज कर रही हूँ पहले, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीजेस व्हेन द एक्सेस ऑफ बेस is dissolved in the solution of sodium hydroxide, but it happened to the limit extent only after when the concentration become almost constant। देखो ये तो मैंने बता दिया आपको कि पहले क्या था, NaOH आयंस थे, इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी। अब हमने और बेस डाल दिया। बेस का मतलब क्या होता है, बेसेस जो हैं वो OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे और बेस डाल रहे हैं तो OH की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट ये जो फिनोमिना होता है ये लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है, कुछ देर के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ आयंस हैं, कुछ आयंस है। तो अब यहाँ पे हमने और बेस डाला। अब बेस कोई भी हो सकता है, NaOH हो सकता है या फिर CaOH ट्वाइस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बेस में क्या कॉमन होता है, OH कॉमन होता है। अब हमसे सिर्फ OH की, इस क्वेश्चन में OH की कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया है। जब हम बेस डालेंगे तो OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे हर क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।